बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हमने चैप्टर 6 किंगडम प्रोटिस्टा में जो एसएलओ स्टार्ट किया हुआ है वो है डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स विद एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ, जो कि हम कर चुके हैं। एलजी भी हमने लास्ट टाइम कर लिया था। आज हम इनका जो थर्ड ग्रुप है मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा, इनके सैलेंट फीचर्स विद एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, ये हमारा एसएलओ है जिसे हमने कंटिन्यू किया हुआ है। हम एलजी तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। हमने एलजी के 6 ग्रुप्स पढ़े थे लास्ट टाइम। आज हमने फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है इन्हें स्टार्ट करना है। कहते हैं आपके पास जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है ये फंजाई के साथ कुछ सिमिलैरिटीज शो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हें उस किंगडम में नहीं रखते। तो क्या सिमिलैरिटीज है और क्या वजह है कि हम इन्हें किंगडम फंजाई के अंदर प्लेस नहीं करते, इसे हमने अभी पढ़ना है। कहते हैं प्रोटिस्टा जो है इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये फंजाई से मुख्तलिफ है। ठीक है, सेल के स्ट्रक्चर में फर्क आएगा और वो फूड कैसे हासिल करते हैं यहां पे फर्क आता है। कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है इनकी सेल वॉल, इनके सेल के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, जबकि फंजाई में सेंट्रियोल नहीं होते। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंट्रियोल का होना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एनिमल्स की या प्रोटोजोआ की, जो हमने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े हैं। फर्स्ट ग्रुप जो था एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजोआ, इनमें होता है सेंट्रियोल, लेकिन फंजाई में नहीं होता। लेकिन आपके पास यहां पे जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है दे आल्सो हैव इट। सेल वॉल की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है, लेकिन ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है इनकी सेल वॉल सेलुलोज की है, जबकि ये चीज प्लांट सेल के अंदर होती है। इसी तरह इस सब के बावजूद अगर आप देखो तो ये सेप्रोफिटिंग है। ठीक है, ये अपना फूड कैसे हासिल करते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और इसे एज ए फूड यूज करते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं सेप्रोफिटिक मेथड या सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने इनके 2 बड़े ग्रुप्स बनाए जो कि हमारे एसएलओ में थे। पहला है स्लाइम मोल्ड, दूसरा है वाटर मोल्ड। अच्छा, एसएलओ के अंदर इनकी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई थी, जैसे वहां स्लाइम मोल्ड की जगह मिक्सोमाइकोटा था, वाटर मोल्ड की जगह ओमाइकोटा था। तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, हम अपने एसएलओ को ही एड्रेस कर रहे हैं। 2 ग्रुप, स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। अब जरा आप देखो, एक समराइज सा मैंने टेबल बनाया है, हमने इन दोनों को अभी पढ़ना है। फीचर कहते हैं जो स्लाइम मोल्ड है ना ये अमीबा लाइक होते हैं। अमीबा लाइक से पता है क्या मतलब है, शेपलेस होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है। ठीक है, जिस तरह अमीबॉइक बॉडी होती है उस तरह से होते हैं। वाटर मोल्ड को अगर हम देखें तो कहते हैं यहां पे आपके पास ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ओगैमी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब ये मैंने समराइज कर दिया है, ये जो ज़ूस्पोर्स हैं अभी हम पढ़ेंगे ये एसेक्सुअल मेथड में बनते हैं, ओगैमी के दौरान ओस्पोर्स बनते हैं। ये आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन रहे होते हैं। ठीक है, अदर थिंग्स टू नोट, और क्या इनकी खसूसियात हैं। कहते हैं जो स्लाइम मोल्ड है ये मॉइस्ट प्लेसेस पे फीड करते हैं, नमी वाली जगह पे। और किस पे फीड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे, और इन्हीं के किंगडम के जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है उनके ऊपर फीड करते हैं। वाटर मोल्ड को अगर हम देखें कहते हैं ये आपके पास सेप्रोफाइट्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, या फिर हम देखते हैं ये प्लांट्स के पैरासाइट्स होते हैं। तो ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है दोनों ग्रुप्स की। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप स्लाइम मोल्ड से, जिसे मिक्सोमाइकोटा कहते हैं। कहते हैं जो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स हैं ये मिक्सोमाइकोटा के मेंबर हैं। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली ना मिक्सोमाइकोटा में से वो स्लाइम मोल्ड लेके जा रहे हैं जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसमें जब हम पढ़ेंगे ना, जो आप प्लाज्मोडियम की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे वही जनरल कैरेक्टरिस्टिक तमाम मिक्सोमाइकोटा पे अप्लाई होंगी। तो हमने एक स्पीशीज को या एक जीनस को, ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया है, उसे हम पढ़ने लगे। और ये ग्रुप है प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड की एग्जांपल है, इसलिए हमने कह दिया प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। ठीक, मिक्सोमाइकोटा के मेंबर्स हैं,
इन्हें पहचाना जाता है इनमें मौजूद पिगमेंट्स की वजह से। वो पिगमेंट्स क्या करते हैं, वो इन्हें कलर देते हैं। किस तरह का कलर, व्हाइट कलर से लेकर कोई भी ब्राइट कलर जो कि इन पिगमेंट्स की वजह से आ रहा होता है, जैसे येलो या ऑरेंज, जो कि स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करते हैं। अब हमने वर्ड यूज किया, आप सबने नोटिस किया होगा, प्लाज्मोडियम, जिससे ये वर्ड बना प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड। कहता है ये असल में इस ऑर्गेनिज्म की वेजिटेटिव स्टेट है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं, जब ये रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, सिंपली ग्रो कर रहा है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट, यानी नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेट। इस मोड में ना, इस ऑर्गेनिज्म के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्लाज्मोडियम। अच्छा, ये प्लाज्मोडियम कौन सा है, स्लाइम मोल्ड वाला। आपने इसे उस प्लाज्मोडियम से कंफ्यूज नहीं करना जो अभी पीछे हम एपोकम्प्लेक्सन में पढ़ के आए हैं, एपिकम्प्लेक्सन में। ठीक है, वो जो एपिकम्प्लेक्सन वाला प्लाज्मोडियम था ना, वो तो हम में मलेरिया कॉज करता था जब मॉस्किटो बाइट करता था, तो ये वो नहीं है, ये हमारी बॉडी में एंटर नहीं होता। नाम आल्दो के सेम है, ये असल में स्लाइम मोल्ड है। ये कितना डिफरेंट है अभी आप पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्लाज्मोडियम है ये क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं इसकी फीचर्स की बेस पे, कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे ऐसे बयान करूं कि आपको समझ आ जाए ये क्या है, तो कहते हैं हमारे पास ये जो स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम है ना, ये लार्ज होगा और डिप्लॉयड है। ये किस तरह का डिप्लॉयड है, कहते हैं इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी आप देखोगे कि आपके पास सिंगल सेल है, ये मतलब मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म का मतलब है कि एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जिसमें मजीद पार्टीशन नहीं है। लेकिन आपको मजे की बात यह है कि उस सिंगल सेल के साइटोप्लाज्म में ना एक नहीं कई न्यूक्लियस होते हैं, और वो न्यूक्लियस डिप्लॉयड होते हैं। तो ये जो आपके पास लार्ज डिप्लॉयड मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म कहलाता है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब इस मैस के अराउंड हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन है, वो तो ठीक है, इसकी बाउंड्री है, लेकिन उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमें एक और एक्स्ट्रा शीट मिलती है जो कि इसकी खसूसियत है। इस शीट को हम कहते हैं स्लाइम शीट। क्यों, क्योंकि इस शीट की, इस लेयर की वजह से इस प्लाज्मोडियम में स्लाइमी कैरेक्टरिस्टिक आती है, चिपचिपापन आता है। इसी स्लाइमी नेचर की वजह से ये प्लाज्मोडियम किसी सरफेस के ऊपर ग्लाइड कर पाता है, मूव कर पाता है, अपनी अमीबॉइड मूवमेंट शो करवा पाता है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास प्लाज्मोडियम है, जिससे आपको इसके स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया। कहते हैं ये जो स्लाइमी नेचर है प्लाज्मोडियम की, ये इसे ग्लाइड करवाती है सरफेस के ऊपर जब ये मूव कर रहा होता है। इसी चीज में जो प्रोसेस शामिल है, जब इसने ग्लाइड करना है किसी सरफेस पे, विद इन सेल जो प्रोसेस हो रहा है उसे आप कहते हो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या है, ये वही चीज है जो मैंने आपको अमीबा में मूवमेंट के दौरान बताई थी, कि जब भी ऑर्गेनिज्म ने जिस भी डायरेक्शन में मूव करना होता है, हम देखते हैं कि उसके साइटोप्लाज्म को पहले उस डायरेक्शन में थ्रो करवाया जाता है, प्रोपेल किया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उससे एक प्रोजेक्शन निकलती है उस तरफ। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, अगर आपको याद हो, हमने इसी को ज़्यूडोपोडियम कहा था। प्लूरल के लिए हम ज़्यूडोपोडिया का वर्ड यूज करते हैं। ये जो असल में विद इन सेल आप देख रहे हो कि साइटोप्लाज्म को पुश किया जा रहा है, उसको फ्लो करवाया जा रहा है, इट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो इनमें भी ऐसे ही हो रहा है। क्या कहता है, कहता है इस मूवमेंट की वजह से ये ऑर्गेनिज्म खुद को नेविगेट करवाता है, यानी कि मूव करता है, और डेफिनेटली किस तरह मूव कर रहा है, जहां पे फूड है, और जब ये फूड के पास आता है तो उसको एनगल्फ कर लेता है इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। अब आती है बात कि जब ये ग्लाइड कर रहे हैं तो किस किस्म का फूड ये फीड करते हैं। इनका जो फूड है वो आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था वो तमाम यूनिसेलुलर फंजाई, उन्हें आप कॉमनली यीस्ट कहते हो। ठीक, प्लस बाकी का जो ऑर्गेनिक मैटर है, जरूरी नहीं है कि वो लिविंग स्ट्रक्चर होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर भी हो सकते हैं, उन्हें भी ये फीड करते हैं। सेल में कैसे एंटर होते हैं, थ्रू फेगोसाइटोसिस। चैप्टर 1 सेल मेम्ब्रेन पढ़ते वक्त बताया था कि जब सेल मेम्ब्रेन किसी सॉलिड पार्टिकल को एनगल्फ करती है वैक्यूल की फॉर्म में, उसे आप कहते हो फेगोसाइटोसिस। ठीक, कहता है जब इस प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड का, ठीक है,
ये जो प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये वेजिटेटिव स्टेज है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा। लेकिन कहते हैं जब भी इंवायरमेंट अनफेवरेबल हो जाए, क्या अनफेवरेबल हो सकते हैं? पानी की कमी हो गई है, ड्राई आउट हो गया, या कोई और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट आ गया, फूड की कमी हो गई है। अब आप देखते हो कि ये अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा। कब? जब कंडीशन अनफेवरेबल होगी। अब इसमें होनी है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान क्या होगा? इसमें बनेंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया प्लूरल है, सिंगुलर के लिए आप स्पोरेंजियम यूज करते हो। ये क्या है? कहते हैं ये स्टॉक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें स्पोर्स बनते भी हैं और रिलीज भी होते हैं। ये देखें, ये आपके पास सिंगुलर स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम क्या है? एक स्टॉक स्ट्रक्चर है। स्टॉक से मतलब होते हैं ये, इसमें छड़ी नुमा स्टिक नुमा एक स्ट्रक्चर है, स्टॉक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देखते हो, असल में यहां दिखाया हुआ है कि इसमें स्पोर्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और जब वो स्पोर्स बनते हैं तो वक्त आने पे उन्हें रिलीज भी किया जाता है। ये कब हो रहा है? जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला गया, चाहे अब वो नेचुरली गया है या वो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट की वजह से गया। स्पोरेंजिया बन गए, उनमें स्पोर्स बन गए। जब ये स्पोर्स बन जाते हैं तो इन्हें रिलीज किया जाता है एनवायरनमेंट में, और फिर आगे डिपेंडिंग ऑन द मीडियम, एयर या वाटर, जो भी मीडियम है उसके थ्रू हम देखते हैं ये सीड डिस्पर्स किए जाते हैं। ये देखें, ये सीड्स हैं जो डिस्पर्स हो रहे हैं। कहते हैं ये जब भी इनका सामना होता है फेवरेबल कंडीशंस के साथ, जिसे आप कहते हो साजगार माहौल, जब भी इन्हें साजगार माहौल मिलता है जो इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो आप देखते हो ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं। अच्छा, अब जब ये ग्रो करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये आपके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है ना, ये हैप्लॉइड होते हैं। अब आप खुद गेस कर सकते हो कि अभी ये जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये किससे बन रहा है? स्पोर्स से। अगर स्पोर्स हैप्लॉइड सेल्स बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो स्पोर्स थे ये मियोसिस की वजह से बने थे, ये खुद जो है वो हैप्लॉइड थे। ऐसे ही है, तो इनसे जो सेल बनेंगे वो भी हैप्लॉइड है। लेकिन ये दो तरह के हो सकते हैं, ठीक। या आप देखते हो ये अमीबॉइड होते हैं, ये देखो, अमीबॉइड से मतलब है शेपलेस, कोई प्रॉपर शेप नहीं है। या फिर आप देखते हो ये फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये देखें, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके आगे फ्लैजेला लगा हुआ है, और अगर आप गौर से देखो हर एक के साथ दो फ्लैजेलम है। ठीक हो गया, तो आपके पास स्पोर्स ने ग्रो करके दोनों में से कोई भी सेल बना देगा, अमीबॉइड या फ्लैजिलेटेड सेल। और इन सेल्स में यह खसूसियत होती है कि दे आर इंटरचेंजेबल। ये जो आपके पास फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ये अपना फ्लैजेलम लूज करके अमीबॉइड सेल में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, ये भी देखा जाता है। अब होगा क्या? दो हैप्लॉइड सेल्स आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। अब आपको मैंने ब्रैकेट में क्लैरिटी के लिए बताया हुआ है कि फ्यूजन कैसे होगी। एक फ्लैजिलेटेड सेल के साथ दूसरा भी फ्लैजिलेटेड सेल ही फ्यूज होगा। ऐसा नहीं होगा एक अमीबॉइड सेल है और दूसरा फ्लैजिलेटेड है, नहीं, अमीबॉइड के साथ अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड सेल के साथ फ्लैजिलेटेड। ये देखो, या तो दोनों फ्लैजिलेटेड या दोनों अमीबॉइड जो है ये फ्यूज कर जाएंगे। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप होगा। अब आप खुद देख सकते हो कि फ्यूजन का मतलब क्या है। दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज करें तो इसका मतलब है अगला जो बनेगा सेल वो डिप्लॉइड होगा, जो कि जाइगोट होता है, ठीक है। ये जो आपके पास डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, ये देखो, अब इस डिप्लॉइड जाइगोट ने ग्रो करके वही प्लाज्मोडियम बनाना है जहां से हमने इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट की थी, ठीक है। तो ये जाइगोट ग्रो करके न्यू प्लाज्मोडियम बनाता है, जिसके लिए यहां वर्ड यूज हुआ है प्लाज्मोडियल मैस बनाता है और साइकिल को स्टार्ट कर देता है। ये वही प्लाज्मोडियम है जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये आपके पास लार्ज डिप्लॉइड मल्टी न्यूक्लिएट मैस ऑफ साइटोप्लाज्म है विच इज कवर्ड बाय स्लाइम शीथ। आप इसको यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हो, ये दो स्टेजेस वही हैं, ठीक हो गया। यहां से इस तरह इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। एंड पे हमारे पास एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है इसकी,
जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। ये आपके पास एक स्लाइम मोल्ड की एग्जाम्पल है, ये एक इंडिविजुअल है विच इज फाइसेरम पॉलीसेफेलम। ठीक है, आपने ये याद रखना है। ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट में। और रिसर्च आप तब कर रहे होते हो जब आप कुछ सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। हम इसको जब रिसर्च में यूज करते हैं तो हम कहते हैं ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है। हमने अगर यूकैरियोटिक सेल में कुछ बेसिक प्रोसेस समझने हैं तो हम इस ऑर्गेनिज्म की तरफ आते हैं। हम क्या समझना चाहते हैं? हम इनको स्टडी करके मल्टी न्यूक्लिएट सेल को समझ सकते हैं। एक चीज तो हमें समझ आती है कि एक ही सेल है, एक ही न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस उस सेल को कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो समझ आता है। लेकिन सेल अगर एक हो और उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाए, फिर इसमें कैसे कोऑर्डिनेशन होती है, किस तरह से सेल अपनी एक्टिविटीज कर रहा होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल सिंपल मोनोन्यूक्लिएट सेल से किस तरह मुख्तलिफ है, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन आती है, हमें इस ऑर्गेनिज्म को यूज करना पड़ता है। इसी के साथ अभी हमने देखा इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है कि साइटोप्लाज्म की मदद से ऑर्गेनिज्म भी मूव कर रहा है, विद इन साइटोप्लाज्म भी मूवमेंट हो रही है। तो हमें इस प्रोसेस को समझने के लिए भी ये ऑर्गेनिज्म यूज करना पड़ता है, जो कि होता है, हम इसे यूज करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन सेल, इसको आप लोगों ने लिख लेना है। विद इन सेल, सेल के डिफरेंट पार्ट्स, सेल्स नहीं, विद इन सेल, सेल के डिफरेंट पार्ट्स में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे हो रही है। वही बात जो मैंने पहले कही कि मल्टीपल न्यूक्लियस हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है और ये मिलकर अपना काम करते हैं, ये भी हमें समझने के लिए इसकी तरफ जाना पड़ता है। जो मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां आपके इंटरेस्ट के लिए बताऊं, ये जो स्लाइम मोल्ड है ना, इसमें एक बड़ा यूनिक बिहेवियर देखा जाता है। इसमें कोई सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम नहीं है, यानी कि कोई प्रॉपर ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नहीं है जिससे ये सोचे। लेकिन ये देखा गया है कि जब इसकी सराउंडिंग के अंदर फूड होता है ना, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ लेता है फूड की तरफ जाने के लिए, रैंडमली घूमता हुआ कोई लेंथी पाथ नहीं फॉलो करता। ये कैसे मुमकिन होता है, इस चीज को स्टडी करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट स्लाइम मोल्ड है। नेक्स्ट हमारे पास एसएलओ में था कि हमने मेक्सोमाइकोटा के साथ ओमाइकोटा को भी समझना है, जिन्हें आप जनरली कहते हो वाटर मोल्ड्स। तो कहते हैं वाटर मोल्ड जो है ये ओमाइसीड्स से बिलोंग करते हैं। ओमाइकोटा ग्रुप है, ओमाइकोटा के जितने मेंबर्स होंगे उन्हें हम ओमाइसीड्स बोलेंगे। जनरली हम इन्हें वाटर मोल्ड कहेंगे। किस तरह के होते हैं? ये आपके पास फिलामेंट शेप के होते हैं। ठीक है, कहते हैं ये आपके पास फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनमें ये जो फिलामेंट्स बनते हैं ना, जब ये ग्रो करते हैं, इनकी बॉडी बनती है, तो आप इसमें देखते हो ये फिलामेंट शेप में होते हैं। ये जो इसमें फिलामेंट बनते हैं, इन्हें हम हाइफी कहते हैं। ये हाइफी असल में आप फंजाई में जाके अच्छे से पढ़ोगे, आपको वहां समझ आएगी कि हाइफी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फंजाई में होता है प्रॉपरली डेवलप। क्योंकि ये फंगस लाइक है, तो हमें इनमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं कि इनकी बॉडी भी फिलामेंटस शेप की होती है, जिसे आप हाइफी कहते हैं। और मजे की बात है, आगे जब हम फंजाई में पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि दो तरह के हाइफी होते हैं। एक हाइफी वो होते हैं जिनमें पार्टीशन नहीं होती, एक ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा प्लाज्मोडियम में। तो इनके जो हाइफी हैं ये भी मल्टी न्यूक्लिएट हैं, यानी इनमें सेल्स नहीं है, पार्टीशन नहीं है जो उन्हें सेल्स में डिवाइड करे। ऐसे हाइफी को हम कोइनोसिटिक हाइफी का नाम देते हैं, या एसेप्टेट हाइफी। लिख लो, नहीं तो आगे हमने पढ़ना है। किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं? मॉइस्ट एंड इक्वेटिक एनवायरनमेंट में। कहते हैं ज्यादातर ना, अभी हमने चूंकि स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल पढ़ी और हमने देखा है कि एक फेस जो था वो हेप्लॉइड फेस था, देख रहे हो ये नीचे वाला, और दूसरा फेस डिप्लॉइड फेस था। तो दो फेस आ जाते हैं ना। तो यहां वो कह रहा है कि इनकी लाइफ साइकिल भी इसी तरह है, हेप्लॉइड डिप्लॉइड फेस है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इनकी लाइफ को देखोगे तो ये अपना ज्यादातर टाइम डिप्लॉइड लाइफ साइकिल में रहते हैं, यानी कि वो जो हेप्लॉइड फेस होता है इनकी लाइफ साइकिल का, वो शॉर्ट होता है। ज्यादा टाइम ये अपने डिप्लॉइड फॉर्म में रहते हैं। इनकी लाइफ साइकिल कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होती है। चूंकि हमसे एसएलओ में उसने डिटेल नहीं कहा, इसलिए हमने यहां लाइफ साइकिल को उस तरह से एलैबोरेट नहीं किया, आपके लिए डिफिकल्टी ना हो।
लेकिन मैं आपको एक स्केच की फॉर्म में बेसिक समझा दूंगा कि इनकी लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, हो क्या रहा है। ठीक है, कंप्लेक्स है। इसमें आप देखते हो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों है। अभी हम दोनों का जिक्र करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ना हम देखते हैं इनके अंदर मूवेबल मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। ये जो मूवेबल मोटाइल स्पोर्स हैं इन्हें हम कहते हैं जू स्पोर्स। क्यों? क्योंकि इनके पास होते हैं फ्लैजेला और ये अपने मीडियम में वाटर में स्विम कर पाते हैं, और स्विम करके ये जो जू स्पोर्स हैं जब भी इन्हें फेवरेबल एनवायरनमेंट में कोई अटैचमेंट साइट मिलती है ये वहां अटैच होते हैं और ग्रो करके वाटर मोल्ड बना देते हैं, जिसके लिए यहां वर्ड यूज हुआ है कि ये ग्रो करके कॉलोनी बना देते हैं। ये तो सिंपल था एसेक्सुअल मेथड। सिंपली हमारे पास जू स्पोर्स बने हैं जो ग्रो कर गए। सेक्सुअल मेथड के ऊपर आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ना यहां पे अब जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं ओस्पोर्स। ये जो ओस्पोर्स हैं दे हैव थिक सेल वॉल, इसलिए इसने यहां वर्ड यूज किए रेजिस्टेंट ओस्पोर्स। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी सेल वॉल थिक होती है। ऑब्वियस सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बन रहे तो इस दौरान मेल और फीमेल गैमीट्स थे, ये आपस में फ्यूज किए, इनके फ्यूज करने से बना ओस्पोर जिसके अंदर है जाइगोट। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इनमें होता क्या है। ठीक, हमारे पास आर्चिगोनियम है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमीटोफाइट, ठीक है, जिसमें मेल गैमीट्स पड़े हुए हैं, और हमारे पास ओगोनियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीटोफाइट, जिसके पास फीमेल गैमीट्स यानी एग्स पड़े हुए हैं। दोनों स्ट्रक्चर्स में गैमीट्स बनते हैं। होता सिंपली ये है कि जो आर्चिगोनियम मेल गैमीट है ये मूव करता है। ठीक है, इसको अब मैं कैसे दिखाऊं, यहां से लेट से इस तरह ये मूव करता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जो मेल गैमीट है इसका कंटेंट मूव करता है और आता है ओगोनियम में मौजूद एग के पास, फीमेल गैमीट के पास, और यहां फिर आप देखते हो इनकी होती है फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, और इसके नतीजे में जाइगोट बनता है। वो दोनों क्या थे? हैप्लॉइड। दो हैप्लॉइड सेल मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट बनता है ना, इसके अराउंड फिर आप देखते हो थिक सेल वॉल डेवलप होती है। ठीक है, दो गैमीट्स मिले, जाइगोट बना। इस जाइगोट के अराउंड एक थिक वॉल बनती है। ये जो अब सारा स्ट्रक्चर है जिसमें जाइगोट है और उसके बाहर थिक सेल वॉल है बच्चों, इसे हम कहते हैं ओस्पोर। ये जो मैंने पीछे डिफाइन किया, तो ओस्पोर असल में थिक वॉल जाइगोट है और देखो रेजिस्टेंट है। ये अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में जब ऑर्गेनिज्म देखता है तो वो ओस्पोर बनाता है कि जब माहौल मेरे मुताबिक नहीं है, ओस्पोर बना दिया, थिक वॉल है, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा, जैसे ही एनवायरनमेंट सुटेबल होगा ग्रो कर जाएगा। ठीक हो गया। कहते हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? इकोसिस्टम के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकंपोज करते हैं, और डीकंपोजिशन के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा बनाते हैं ताकि हमारे इकोसिस्टम में ये न्यूट्रिएंट्स वापस आए और लाइफ जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वो इन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से यूज करें अपनी ग्रोथ के लिए। लेकिन जहां पे ये डिकंपोजर्स हैं वहीं पे ये बदनाम हैं प्लांट पैथोजेंस के लिए। कुछ हैं जो एनिमल्स पैथोजेंस भी हैं, स्पेशली मैरीन एनवायरनमेंट के एनिमल्स के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली ये प्लांट पैथोजेंस को लेकर इनकी वजह से बड़े बदनाम है कि ये प्लांट्स में बहुत खौफनाक किस्म का डिजास्टर क्रिएट करवा सकते हैं और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर लॉस करवाते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इनका तारीख के अंदर कितना बुरा रोल है। एक एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहां पेश करूं तो वो है फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस। ये जो फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस है ना, ये पोटैटोस के अंदर एक डिजीज कॉज करता है जिसे कहते हैं लेट ब्लाइट। इस लेट ब्लाइट में जो
पोटैटो, आलू का पौधा है, ये खत्म हो जाता है और इस पे फल सही नहीं लगता। अब आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है कुछ लॉस हो जाता होगा, लेकिन आओ आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूं। 19वीं सदी के आखिर में ना आयरलैंड जो है इसमें बारिशें बहुत ज्यादा हुई। जब बारिशें बहुत ज्यादा हुई तो इनका विंटर सीजन बढ़ गया, जिसकी वजह से माहौल ठंडा और नम रहा, पानी था मिट्टी के अंदर। अब वो जो विंटर सीजन बढ़ा ना, उस विंटर सीजन में ये पैथोजन ये भी ग्रो किया। इसके लिए ये दोनों एनवायरनमेंट सूटेबल हैं, माहौल ठंडा हो, टेम्परेचर ज्यादा ना हो और पानी अवेलेबल हो। तो ये इस मौसम में बहुत ज्यादा ग्रो किया, हमने वर्ड यूज किया अनचेक्ड, बेतहाशा ग्रो किया। अब जो आइलैंड के लोग हैं ना, आज भी इनमें जो वेजिटेशन ग्रो होती है उसमें सबसे ज्यादा पोटैटो है। लेकिन आज इकोनॉमी बड़ी डाइवर्स हो गई है और बहुत सारे जराए होते हैं आमदन के। लेकिन आज से अगर आप लोग 200 साल पीछे चले जाओ, उस वक्त इकोनॉमी इतनी डाइवर्सिफाइड नहीं थी। ये लोग अपनी मईशत का ज्यादातर इन्हिसार इसी पोटैटो फील्ड पे करते थे कि पूरे मुल्क में बहुत बड़े लेवल के ऊपर आलू की फसल उगती थी, जिसको ये बेचते थे, फिर उससे आमदन आती थी और बहुत सारे लोग इस आमदन पे मुनहसिर थे। अब क्या हुआ, बारिशों की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से जब ये पैथोजन बहुत ज्यादा ग्रो किया तो इसने क्या किया होगा, इसने आयरलैंड के अंदर पोटैटो के जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, वो डिस्ट्रॉय किए। जब बड़े लेवल पे उनके आलू के खेत तबाह हुए तो लोगों के पास ना खाने को, ना बेचने को, ना कमाने को कुछ भी नहीं था। यह काम इतने बड़े लेवल पे हुआ कि पूरे मुल्क के अंदर कहत आया, स्टारवेशन आई, मैस इमिग्रेशन हुई। लोगों को खाने पीने की इतनी किल्लत थी कि वो अपना मुल्क छोड़ के, आइलैंड छोड़ के यूरोप और अमेरिका में जाके सेटल हुए। और एक रफ एस्टिमेशन के मुताबिक कहा जाता है कि तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख के करीब बंदा मरा था इसकी वजह से। और पूरे मुल्क की जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हुई थी और कई लाखों के अंदर लोग जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के बैरूने मुल्क सेटल हुए थे। तो एक आपके पास पैथोजन जो है, देखो वो क्या कुछ कर सकता है। इस वजह से हम देखते हैं कि इसमें जो पैथोजेंस है ना, ये बड़ी तबाही लाते हैं जब आते हैं। तो आई होप हमारा जो लास्ट पार्ट था एसएसएलओ का, जिसमें हमने डिस्क्राइब करनी थी सैलिएंट फीचर्स विद एग्जांपल ऑफ मिक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा, ये आपको क्लियर है। पहले के 3 हम ऑलरेडी 2 कर चुके हैं, प्रोटोजोआ और एलजी। आपने इसे पढ़ना है, वर्कशीट करनी है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेमिंग वाला पार्ट ज्यादा है, लेकिन इसका हल यही है, बच्चों के एग्जाम में आना है। पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, नोट्स बना के अपने पास रखो, यहां स्लाइड से पढ़ो, कंसेप्ट्स लो, डायग्राम्स को बार बार पढ़ो ताकि आपके सामने वो सारी चीज रिफ्रेश रहे। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करें अपने एसएलओ के एग्जाम के लिए। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एसएलओ से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों